नीट छात्रा मामले में फिर एक्शन। सीबीआई ने शुरू की फॉरेंसिक मैपिंग, क्यों नहीं सुलझ रही गुत्थी। नीट छात्रा मामले में सीबीआई एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस मामले की गुत्थी क्यों नहीं सुलझ पा रही। क्योंकि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब और उलझता जा रहा है। सीबीआई ने जांच तेज करते हुए एक बार फिर घटनास्थल का दौरा किया, जहां तक कि आर्किटेक्ट को भी बुलाया, लेकिन बावजूद उसके अभी भी सीबीआई के हाथ खाली हैं। जिसके बाद सीबीआई से कई सवाल तो हैं ही, लेकिन पूरे मामले में कई ऐसे झूठ का भी पर्दाफाश हुआ है, जिसके बाद एजेंसी फंसती नजर आ रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार की राजधानी पटना के चर्चित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब एक नया मोड़ लेता दिख रहा है। सीबीआई की टीम इस बार अकेले नहीं, बल्कि अपने साथ एक पेशेवर आर्किटेक्ट को लेकर पहुंची थी, लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं दे पाई जिसे बार बार पूछा जा रहा है, जिन्हें हम भी बार बार बेबाकी से पूछ रहे हैं। सवाल कई हैं। सीबीआई कोर्ट में क्यों नहीं दे पा रही सबूत? आर्किटेक्ट को लेकर हॉस्टल क्यों पहुंची सीबीआई? कहां है छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाला दरिंदा? क्यों नहीं सुलझ रही मामले की गुत्थी? नीट छात्रा मामले में किसने दफन किया सबसे बड़ा राज? सीबीआई की टीम हॉस्टल के चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच कर रही है। सीबीआई अपने साथ एक पेशेवर आर्किटेक्ट को लेकर पहुंची। करीब 2 घंटे तक हॉस्टल के कमरों और गलियारों की नापी की गई। आर्किटेक्ट की मौजूदगी का मकसद कमरे के लेआउट, खिड़की की ऊंचाई और बालकनी की बनावट को वैज्ञानिक तरीके से समझना था। जांच एजेंसी सुनिश्चित करना चाहती है कि क्या छात्रा की मौत वास्तव में वैसी हुई जैसे शुरुआती थ्योरी में बताया जा रहा है, या फिर इसमें कोई तीसरा कोण भी शामिल है। सीबीआई ने हॉस्टल के उस खास कंपार्टमेंट की गहन जांच की है जहां छात्रा रहती थी। कमरे की दीवारों और दरवाजों के मूवमेंट को भी आर्किटेक्ट की मदद से मैप किया गया, ताकि सीन रिक्रिएट किया जा सके और सटीक ढंग से जांचा परखा जा सके। सीबीआई की वार्डन से फिर पूछताछ। वहीं जांच के दौरान सीबीआई ने हॉस्टल की वार्डन को फिर तलब किया। बंद कमरे में वार्डन से करीब 2 घंटे तक फिर से पूछताछ की गई। घटना वाली रात कौन अंदर आया, कौन बाहर गया, एंट्री रजिस्टर में क्या गड़बड़ियां थी, इन सब पर सीबीआई ने शिकंजा कसा। मृतका के परिजनों ने शुरू ही में दावा कर दिया था कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य वारदात हुई। हालांकि पटना पुलिस की शुरुआती जांच में इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, जिसके बाद परिजनों के आक्रोश और पुलिस पर उठते सवालों को देखते हुए सरकार ने यह केस सीबीआई को सौंप दिया था। पहले पुलिस, अब सीबीआई, फिर भी हाथ क्यों खाली? पटना पुलिस कई दिनों तक अंधेरे में हाथ पांव मारती रही, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब सीबीआई फॉरेंसिक मैपिंग और आर्किटेक्चरल एनालिसिस का सहारा ले रही है, जहां टीम ये देख रही है कि क्या कोई बाहरी व्यक्ति बिना सीसीटीवी की नजर में आए हॉस्टल के अंदर दाखिल हो सकता था। आर्किटेक्ट की रिपोर्ट ये तय करेगी कि कमरे की भौगोलिक स्थिति किसी बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति देती है या नहीं। हालांकि इस जांच के दौरान पटना पुलिस की टीम भी हॉस्टल के बाहर सुरक्षा के लिए मुस्तैद रही, लेकिन जांच की पूरी कमान अब दिल्ली से आए सीबीआई विशेषज्ञों के पास है। रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि, पर दरिंदा कौन? नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा पटना के मुन्नाचक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में अपने कमरे में 6 जनवरी को बेहोश पाई गई थी। 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की थी कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ। उसके कपड़ों पर पाया गया स्पर्म इस तथ्य का वैज्ञानिक प्रमाण भी है। हालांकि 65 दिन बीत जाने के बाद भी जांच एजेंसियां इस मामले को सुलझाने में असफल रही। पुलिस और एसआईटी के व्यापक प्रयासों और सीबीआई द्वारा की गई लंबी जांच के बावजूद व्यवस्था अभी भी अपराधी की पहचान करने में असमर्थ है। छात्रा के कपड़ों पर मिला स्पर्म किसका? जब एसआईटी और सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट पॉक्सो अदालत में जमा की तो कई सवाल उठे। अदालत में जमा की गई 1200 से ज्यादा पृष्ठों की केस डायरी में कई विरोधाभास सामने आए। सबसे अहम सवाल अभी भी बना हुआ है कि अगर छात्रा के साथ वास्तव में दुष्कर्म हुआ था और उसके कपड़ों से शुक्राणु बरामद हुए हैं, यानी स्पर्म, तो स्पर्म किसका है? आज तक किसी भी आरोपी व्यक्ति की स्पष्ट रूप से पहचान नहीं हो पाई और वो दरिंदा
अभी भी गिरफ्त में नहीं। हॉस्टल मालिक से पूछताछ में क्या सामने आया? जांच के दौरान एसआईटी ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष कुमार रंजन से 25 सवाल पूछे। मनीष ने बताया कि वो हॉस्टल की 5वीं मंजिल पर रहता था और घटना वाले दिन वो परिसर में था ही नहीं। उसने दावा किया कि उसे घटना के बारे में 7 जनवरी को हॉस्टल की वार्डन नीलम देवी के माध्यम से पता चला। मनीष के मुताबिक उसे बताया गया था कि एक लड़की ने दवा खा ली थी और बीमार पड़ गई थी। हालांकि जांच के दौरान उसके बयान कई बार बदलते हुए नजर आए, जिससे उसके प्रति संदेह और गहरा गया। सेक्स रैकेट का आरोप। पीड़ित परिवार के वकील एसके पांडे द्वारा अदालत में किए गए दावे वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मनीष रंजन, जो कुछ ही साल पहले एक पूर्व सांसद के ड्राइवर के रूप में काम करता था, अब करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक है और एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल चलाता है। वकील ने सीधा आरोप लगाया कि मनीष एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाता है, जिससे वो युवतियों को मजबूर करता है और उन्हें अवैध गतिविधियों में धकेलता है। मेडिकल रिपोर्ट, ड्रग ओवरडोज या साजिश। प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर सतीश के बयान के मुताबिक जब छात्रा को अस्पताल लाया गया तो वो ओपियोइड पॉइजनिंग ड्रग ओवरडोज से पीड़ित थी। उसके यूरिन टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट में सेडेटिव और नार्कोटिक पेनकिलर यानी ओपियोइड पाए गए। डॉक्टर ने बताया कि छात्रा को गंभीर इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी दिमाग के अंदर दबाव की समस्या थी और उसे ब्रेन हैमरेज हुआ था। क्या छात्रा को जबरदस्ती नशीले पदार्थ खिलाने के बाद बेरहमी से पीटा गया था? उसके बाद यह सवाल खड़ा हुआ। 3 एजेंसियां, फिर भी कोई जवाब नहीं। 2 जनवरी चित्रगुप्त नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। 18 जनवरी से 13 फरवरी एसआईटी ने जांच की। 14 फरवरी से अब तक केस सीबीआई को सौंप दिया गया। जांच में सामने आई बड़ी कमियां। इस पूरे मामले में शामिल जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार पुलिस ने हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, लेकिन एसआईटी या सीबीआई किसी ने भी अब तक उससे पूछताछ के लिए हिरासत में नहीं लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच दोनों से यह पुष्टि हुई कि छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न हुआ। छात्रा के कपड़ों से स्पर्म मिला। हालांकि सैंपल देने वाले की पहचान अब तक नहीं हो पाई। फॉरेंसिक जांच के लिए कई लोगों के सैंपल लिए गए थे, लेकिन नतीजा अब तक ठीक ठाक सामने नहीं आ पाया। छात्रा के कमरे से मिली दवाओं को लेकर भी जांच एजेंसियों के बयानों में विरोधाभास है। पुलिस के मुताबिक वहां सिर्फ एक खाली रैपर मिला था। वार्डन के बयान में 5 रैपर मिलने की बात कही गई थी, जबकि सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि 6 खाली रैपर बरामद हुए थे। यहां भी बयान अलग। इन विसंगतियों को देखते हुए कोर्ट ने खुद जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे, वो भी आपको बताते हैं। कोर्ट ने भी दागे कई सवाल, वहीं अदालत ने भी मामले में कई सवाल दागे हैं। विशेष अदालत ने सीबीआई के अधिकारियों के अलावा मामले की पहली जांच अधिकारी रोशनी कुमारी, एसआईटी की एएसपी अनु कुमारी, मामले के सूचक के वकील और पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजन से बारी बारी पूछताछ की है। अदालत ने यह जानने की कोशिश की कि घटना के समय मनीष रंजन कहां था और उनके खिलाफ क्या ठोस साक्ष्य हैं। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत को 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक मौत के असली कारण का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका। इसी को लेकर अदालत ने भी जांच एजेंसियों की धीमी प्रगति पर सवाल उठाए और सीबीआई इस मामले में बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है, क्योंकि अगर सीबीआई की बात करें तो सीबीआई तथ्यों को ढूंढ नहीं पा रही। अगर सीबीआई ने तथ्यों को ढूंढा होता तो कोर्ट के सवालों का जवाब सीबीआई ने दिया होता, और इसलिए सीबीआई अब बार बार शंभू गर्ल्स हॉस्टल जा रही है ताकि तथ्यों का पता लगाया जा सके। क्योंकि जब से सीबीआई को फटकार पड़ी है, जब से सीबीआई का एक्शन तेज हो गया है। लेकिन सवाल फिर से वही कि क्या सीबीआई तमाम सबूतों को कोर्ट में पेश कर पाएगी और इस हत्या की, इस दुष्कर्म मामले की गुत्थी सुलझ पाएगी या फिर नहीं। क्योंकि अभी हत्या के मामले में, दुष्कर्म के मामले में छानबीन की जा रही है और इसका सच कब तक सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।